नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज। आज हम आपको इतिहास की वो कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें हमारे जवानों ने पीओके में घुसकर 19 शहीदों के बदले में 40 आतंकी मारे थे। 4 दिन दुश्मन के इलाके में रैकी की 17 घंटे में आतंकियों के ठिकाने तबाह किए थे। दरअसल 29 सितंबर 2016 का दिन था। भारत के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑपरेशन के लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने ऐलान किया, भारत ने सीमा पार आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। मतलब एक ही भारतीय सेना ने पहली बार एलओसी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर डाले थे। ये न सिर्फ उरी हमले का बदला था बल्कि पाकिस्तान को एक खुली चेतावनी थी कि जब जब आतंकी हमला होगा भारत उनके घर में ही घुसकर उन्हें मारेगा। सैन्य रणनीति की पढ़ाई में इस तरह के हमले को प्री एक्टिव स्ट्राइक कहते हैं। अब तक अमेरिका और इजराइल जैसे देश इस तरह की आक्रामक स्ट्रेटजी को अपनाते आए थे। भारत के इस कदम से दुनिया हैरान रह गई थी। 2018 में सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी बरसी पर यह वीडियो जारी किया था। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि उरी हमला कैसे हुआ था। तारीख 18 सितंबर 2016 की थी। समय सुबह के 5:30 बज रहे थे। 4 आतंकवादी भारतीय सैनिकों के वेश में एलओसी को पार कर कश्मीर में घुस आते हैं। उनके निशाने पर उरी भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर था। उजाला होने से पहले आतंकी हमला करते हैं। 3 मिनट के भीतर ही आतंकियों ने 15 से ज्यादा ग्रेनेड कैंप के अंदर फेंक दिए थे। हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो जाते हैं, कई घायल हुए। सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकियों पर फायरिंग की। सेना की जवाबी कार्यवाही में 4 आतंकी मारे गए। फिर इंडियन पैरा ट्रूपर स्पेस फोर्सेस यानी पैरा एसएफ पहुंचती है। इन कमांडोज की पहचान गाढ़े भूरे रंग की टोपी से होती है। इन्हें मैरून वेरे भी कहते हैं। पैरा एसएफ के पहुंचते ही यह हमला खत्म हो चुका था। पिछले 20 साल में सेना पर हुआ यह सबसे बड़ा हमला था। पूरे देश में इस हमले के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। हर ओर बदला लेने की बात उठने लगी थी। डिफेंस एनालिस्ट नितिन गोखले बताते हैं कि अब तक सुरक्षा एजेंसियों ने पता लगा लिया था कि यह आतंकी पीओके से आए थे और आतंकी संगठन JS मोहम्मद से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान की सेना इन्हें पूरा सपोर्ट कर रही थी। फिर दिल्ली में सरगर्मी बढ़ी हुई थी। हाई लेवल की मीटिंग्स का दौर चल रहा था। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, आर्मी और डिफेंस मिनिस्टर सभी एक ही राय थी, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब तो देना ही पड़ेगा। यानी उरी हमले के बाद चुप रहा नहीं जा सकता था। इसके बाद सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों यानी लॉन्च पैड को नष्ट करने का फैसला लिया गया। जल्द ही सभी विकल्पों पर चर्चा की गई। हमारे पास हवाई हमले से लेकर लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर तक का ऑप्शन था, लेकिन मकसद था पाकिस्तान को कड़ा संदेश पहुंचाने का। फैसला लिया जा चुका था, एक सर्जिकल ऑपरेशन किया जाएगा। भारतीय सेना दुश्मन के इलाके यानी पीओके में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड को नष्ट करेगी। इस ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर के वेस्ट इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ की 2 यूनिट को चुना गया। दुश्मनों को पैरा एसएफ के जवानों से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। एक टॉप सीक्रेट मिशन तैयार किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे खतरनाक मिशन के लिए 2 टीमें तैयार की गयी। स्ट्राइक टीम 1 के लीडर थे मेजर अवनीश और स्ट्राइक 2 के लीडर थे मेजर विनीत। इस हमले को अंजाम देने वाले दोनों लीडरों का नाम कभी डिक्लोज नहीं किया गया। तारीख 23 सितंबर 2016 की थी। समय सुबह के 9 बज रहे थे। स्ट्राइक टीम 2 के लीडर मेजर विनीत को फोन आता है कि आप फौरन ट्रेनिंग एरिया में रिपोर्ट करिए। इसी के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गेम प्लान बनना शुरू हो गया। स्ट्राइक टीम 1 के लीडर मेजर अवनीश कहते हैं कि हम लोगों ने उस सभी ऑप्शन का गौर करना शुरू कर दिया था जो हमारे पास थे। इसके बाद इस प्लान को दिल्ली भेजा जाता है। सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी के सामने 23 सितंबर को एक प्लान पेश किया गया। पीओके में मल्टीपल टारगेट पर हमला करने की तैयारी थी। आर्मी हेडक्वार्टर ने आतंकियों के 6 ठिकाने यानी लॉन्च पैड को चुना था। ये सभी टारगेट दुश्मन के इलाके में थे। साथ ही बहुत दुर्गम इलाकों में ये टारगेट एक दूसरे से काफी दूर भी थे। हर जगह एक साथ हमला करना लगभग नामुमकिन था। आज हम आपको इनमें से 2 टीमों की कहानी बता रहे हैं। ऑपरेशन के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थीं।
स्ट्राइक टीम 1 और स्ट्राइक टीम 2 को नॉर्थ कश्मीर के 2 टारगेट की जिम्मेदारी मिली। मेजर अवनीश और मेजर विनीत ने अपने स्पेशलाइज्ड रेकी टीम को तैयार किया। उनका काम था दुश्मन पर करीब से नजर रखना और जरूरी जानकारी जुटाना। मेजर विनीत अपनी टीम के साथ होम बेस से निकल पड़े। इस रेकी के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाने के लिए बेस्ट रूट को चुनना। दूसरा था टारगेट पर 24 घंटे नजर रखना। तीसरा सेफ एग्जिट प्लान पर काम करना। तारीख 24 सितंबर 2016 की थी। शाम के 6 बज रहे थे। एलओसी के पास काफी बिल्डअप एरिया थे और काफी गांव थे। दुश्मन के खबरी हर तरफ फैले हुए थे। सबसे बड़ा चैलेंज था कि दुश्मन को इसकी भनक नहीं लगे। आतंकवादियों के घुसपैठ का रास्ता इन घने जंगलों से होकर गुजरता है। मेजर विनीत की रेकी टीम अपने मिशन पर निकल पड़ी। तारीख 24 सितंबर थी। रात के 9:30 बज रहे थे। दूसरी तरफ करीब 100 किलोमीटर दूर मेजर अवनीत अपनी रेकी टीम के साथ होम बेस से निकल चुके थे। उन्होंने पीर पंजाल के घने जंगलों को अपना रास्ता चुना। यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। इसकी खास वजह भी थी, जमीन से कुछ इंच नीचे एंटी पर्सनल माइंस बिछी हुई थी जो हल्के से कांटेक्ट के साथ फट सकती थी। यानी एक गलत कदम और इन जवानों के साथ ही ये मिशन भी खत्म। वजह है बहुत वक्त बीत जाने से माइंस वहां से खिसक जाती है जहां उन्हें लगाया जाता है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि माइंस कहां खिसकी होगी। लेकिन ट्रेनिंग और सावधानी काम कर गई। मेजर अवनीश और उनकी रेकी टीम 1 एलओसी को पार करते हुए पीओके के लीपा वैली में प्रवेश करती है। दूसरी तरफ मेजर विनीत और उनकी रेकी टीम 2 पीओके के बीरान अरनकेर सेक्टर में पहुंच चुकी थी। वहां पर कोई रास्ता नहीं था, हर ओर जंगल ही जंगल था। अब तारीख 25 सितंबर 2016 की थी। रात के 12:45 हो चुके थे। दोनों रेकी टीम अब पीओके में थीं। यहाँ से उन्हें अपनी हिफाजत खुद करनी थी। मौत का साया हर पल मंडरा रहा था। पाकिस्तानी पोस्ट 24 घंटे मुस्तैद पेट्रोलिंग और सर्विलांस ड्रोन हर हरकत पर पैनी नजर रख रहे थे। सुबह होते ही आसमान में एक आवाज सुनाई दी। मेजर अवनीश और उनकी रेकी टीम 1 वहीं थम गए। ये हाईटेक मोशन सेंसर से लैस एक पाकिस्तानी ड्रोन था। यह हल्की से हल्की हरकत भी पकड़ सकता था। ड्रोन के जाने तक टीम उसी तरह खड़ी रही। इसके बाद मेजर अवनीश अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगे। अब सुबह के 6:54 हो चुके थे। रेकी टीम का पहला मकसद पूरा हो गया था। टीम को एलओसी के उस पार आतंकीय लॉन्च पैड तक पहुंचना था। सबसे सुरक्षित रूट मिल गया था। मेजर अवनीश कहते हैं कि वैसे तो हम इस तरह का ट्रैक 5 से 6 घंटे में पूरा कर लेते हैं, लेकिन उस दिन हमें करीब 10 घंटे लग गए थे। आखिरकार दोनों रेकी टीम अपने टारगेट यानी आतंकियों के लॉन्च पैड के पास पहुंच गए। दोनों टीम ने अपनी पोजीशन ले ली। कुछ जवान तो टारगेट के 250 मीटर के करीब पहुंच गए थे। उनकी वर्दी उन्हें दुश्मन से छिपने में मदद करती है। अब उनका दूसरा लक्ष्य था टारगेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। मिशन को सफल बनाने के लिए हर एक छोटी जानकारी भी बहुत जरूरी थी। 24 घंटे की निगरानी शुरू हो गई, लेकिन खुद को छिपाए रखते हुए। इससे पहले कि दुश्मन के इलाके में इतना लंबा वक्त इन जवानों ने कभी नहीं बिताया था। अब सुबह के 7 बज रहे थे। आतंकी लॉन्च पैड के वीडियो बनाया गया, बारीकी चीजों को समझा गया, टारगेट का एक लेआउट मैप तैयार किया गया, यानी किस तरह वो आतंकी अपना खाना पकाते हैं, हथियार, अनाज और पानी कहाँ रखते हैं। हर जानकारी निकाली गई, यानी कितने आतंकी थे, उनके पास कौन से और किस तरह के हथियार थे, उनके मूवमेंट और पैटर्न क्या था। जैसे दोपहर में आतंकी बोट गेम्स खेलते थे, साथ ही पोस्ट के बीच वे बैठकर कुछ समय गुजारते थे। दूसरी तरफ मेजर अवनीश के टारगेट पर भी रात तक सभी हलचल बंद हो गई थी। तभी अचानक रात 8:15 पर आतंकी गोलियां चलाने लगे थे। मेजर अवनीश बिल्कुल शांत थे। उनके जवान झोपड़ियों में छिपे रहे और गोली चलने के पैटर्न को समझ रहे थे। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि ये सिर्फ स्पेकुलेटिव फायरिंग थी। ऐसा अक्सर किया जाता है। किस दिशा में हमला होने का डर हो, उस तरफ उनकी सुरक्षा के लिए ऐसी फायरिंग होती है। मतलब अब भी आतंकी को रिकॉन टीम के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। यहाँ एक गलती पूरे मिशन को विफल कर सकती थी। मेजर अवनीश और उनकी टीम अभी भी बिल्कुल शांत थी और उम्मीद कर रही थी कि गोलियां उनकी तरफ न चलने लगें। अब दोपहर के 2:30 बज रहे थे। लॉन्च पैड पर कुछ नए चेहरे दिखाई देने लगे। ये पूरी तरह से ट्रेंड आतंकियों का ग्रुप था
जो भारत में घुसने की तैयारी कर रहा था। सेना को अपने उन मुखबिरों से जो आतंकी संगठन जैश और लश्कर में काम कर रहे थे, ये पता चला कि इन लॉन्च पैड पर आतंकियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेजर विनीत खुद भी यही चाहते थे। इन मिशन का लक्ष्य ही यही था कि एक ही हमले में ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को मारा जाए। शाम ढलते ढलते इन लॉन्च पैड पर हलचल कम होती गई। रात 8 बजे तक बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। अब तारीख 26 सितंबर हो चुकी थी। सुबह के 6:30 बज रहे थे। सुबह तक गोलियां चलना बंद हो गई थीं। अब दुश्मन के इलाके से निकलने का वक्त आ गया था। अब दोनों टीम के पास वो सारी जानकारी थी जिनकी उन्हें इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ज़रूरत थी। स्पेशल फोर्स के कमांडर अफसर कहते हैं कि अब हमारे पास आतंकियों के लॉन्च पैड की हर जानकारी थी, यानी वे कितने ताकतवर हैं। यहाँ तक कि हमें उनके आतंकियों के एक एक कमांडर के नाम तक पता थे। वहीं मेजर विनीत के जवान 80 डिग्री के ढलान पर तैनात थे। यहाँ से निकलना आसान नहीं था, इसलिए कुछ रस्सियाँ बांधकर वहीं छोड़ दी गईं ताकि हमले के बाद लौटने में आसानी हो सके। अब रैक की टीम का तीसरा लक्ष्य एग्जिट प्लान यानी वापस जाने के लिए एक छोटा सा सुरक्षित रास्ता खोजना था, क्योंकि भारतीय सेना के हमले के बाद उस इलाके की पाकिस्तानी फौज जवाबी फायरिंग करेगी और एक पुख्ता प्लान जवानों की जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन सकता था। अगले दिन दोपहर तक दोनों टीमें अपनी पोस्ट पर पहुंच गईं और उन डिटेल्स को देखने लगे जो हमने वहां से जुटाई थीं। अब टारगेट पर 24 घंटे नजर रखी जाने लगी। अनमैन्ड एरियल व्हीकल स्पेशल फोर्स के हेडक्वार्टर तक लाइव फीड पहुंचा जा रहे थे। फिर एक फोन आता है कि बड़ी निकलने का वक्त आ गया है। तारीख 27 सितंबर 2016 की थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका था। मेजर अवनीश और मेजर विनीत ने अपने सबसे काबिल सैनिक चुन लिए। मेजर अवनीश बताते हैं कि हम लॉन्च पैड पर जिस स्ट्रेटजी के साथ हमला करना चाहते थे, उसी जरूरत और काबिलियत के हिसाब से सैनिकों को चुना गया। मेजर विनीत कहते हैं कि जितने भी जवान चुने गए थे वे घाटी में करीब 15-16 साल से तैनात थे। हर स्पेशलिस्ट स्क्वाड को अटैक की पोजीशन बता दी गई थी। हर एक के पास घातक हथियार थे। प्लान बहुत ही सिंपल था, पूरी तैयारी से हमला करना था। स्पेशल फोर्स के एक जवान बताते हैं कि रात को हम लोग डिनर कर रहे थे, मैं और हमारे सीओ और बाकी के मेंबर्स। तभी फोन आता है। सीओ ने थम्स अप किया, फिर एक लाइन कही, बड़ी निकलने का वक्त आ गया है। स्ट्राइक टीम 1 निकल पड़ती है। अब उन्हें मिशन पूरा करके ही लौटना है। तारीख 28 सितंबर हो चुकी थी। दोपहर के 4 बज रहे थे। मेजर अवनीश की टीम को होम बेस से एयरलिफ्ट किया गया। फिर शाम को 4:45 पर स्ट्राइक टीम 1 को अनमार्क्ड लैंडिंग जोन में उतारा गया। फिर समय रात के 8:15 हो रहे थे। मिलिट्री ट्रक और सिविलियंस व्हीकल से स्ट्राइक फोर्स को स्ट्रेटजी के हिसाब से तय किए गए स्थान पर पहुंचाया गया। प्लान के मुताबिक स्ट्राइक टीम 2 पीर पंजाल के जंगलों की तरफ बढ़ रही थी। अंदर जाने के लिए सही समय और चांद की सही रोशनी का इंतजार हो रहा था। टीम ऐसे रास्ते से अंदर गई जहां से कोई नहीं देख पाया, यहाँ तक कि हमारे अपने लोग भी। स्ट्राइक टीम की तादाद बड़ी है, उनके हथियार भारी भरकम हैं और गोला बारूद बड़ी मात्रा में है, यानी पकड़े जाने का खतरा और ज्यादा था। रे की टीम की तैयारी काम आई और दोनों स्ट्राइक टीम LOC तक पहुंच गई थीं, बिना किसी की नजरों में आए, यानी पूरी तरह से सुरक्षित। अब रात के 11:40 हो रहे थे। मेजर अवनीश की टीम दुश्मन के इलाके में यानी POK में पहुंच चुकी थी। मेजर विनीत की टीम ने भी LOC को पार कर लिया था। अब तारीख 29 सितंबर 2016 की थी। रात के 12:10 हो रहे थे। मेजर विनीत की रॉकेट लॉन्चर टीम को दुश्मन के ठिकानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। रॉकेट लॉन्चर से ज़बरदस्त बैंक ब्लास्ट होता है। इसके पीछे 40 मीटर की खुली जगह चाहिए, वरना इसे चलाने वाला बुरी तरह झुलस जाता है। ये इलाका चुनौतियों से भरा पड़ा था। ढलान लगभग 80 डिग्री की थी, लेकिन मेजर विनीत के पास इसका भी सॉल्यूशन था। रॉकेट लॉन्चर टीम को हार्नेस पहनाया गया। रस्सियां बांधकर खड़ी ढलान पर हमले के लिए एक सेफ फायरिंग पोजीशन बना ली गई। अब 29 सितंबर के रात को 2 बज रहे थे। स्ट्राइक टीम 1 और स्ट्राइक टीम 2 अब हमला करने के लिए तैयार थी। पहले से ही तय था कि सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों टीम आतंकियों के लॉन्च पैड पर हमला करेंगी। अब सिर्फ इंतजार करना था। इसी बीच 300 किलोमीटर साउथ में जम्मू रीजन में स्पेस फोर्सेस की एक और टीम ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड को उड़ा दिया।
यानी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुकी थी। अब रात के 2:20 हो रहे थे। कुछ ही मिनटों में स्ट्राइक टीम बन के टारगेट यानी आतंकियों ने एहतियात के तौर पर अपने लॉन्च पैड के चारों ओर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। स्ट्राइक टीम बन के स्क्वाड की तरफ फायरिंग होने लगी। आर्मी की तरफ से मिशन को जल्द खत्म करने का आदेश आ गया था, लेकिन फाइनल डिसीजन जंग के मैदान में टीम लीडर पर छोड़ दिया जाता है। मेजर अवनीश के स्क्वाड पर जबरदस्त तरीके से गोलाबारी की जा रही थी, लेकिन वो एक स्पेकुलेटिव रिस्क लेने को तैयार थे। उनकी टीम अभी भी दुश्मन की नजरों में नहीं आई थी, इसलिए वो खामोशी से बैठे रहे और सूरज निकलने का इंतजार करने लगे। इस दौरान उन्होंने टीम को थोड़ा पीछे हटने को कहा। फिर तारीख 29 सितंबर को सुबह 5:15 पर दुश्मन की फायरिंग बंद हो गई। स्ट्राइक टीम बंद हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जवानों ने पोजीशन ले ली थी। 29 सितंबर 2016 की सुबह 6 बज रहे थे। मेजर अवनीश के एक्शन बोलते ही जवानों ने लॉन्च पैड पर हमला शुरू कर दिया। दुश्मन पर चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोला बारूद दागे जाने लगे। जवानों ने दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। आतंकियों को पता ही नहीं चल पाया कि क्या हो रहा है। दुश्मन इधर उधर फैल गए थे। इसके बाद दूसरी टीम अंदर पहुंची। स्पेशल फोर्सेस ने दुश्मन के लॉन्च पैड को तहस नहस कर दिया था। फिर 29 सितंबर की सुबह 6:20 पर टारगेट 2 पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, लेकिन मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ था। आसपास की पाकिस्तानी पोस्ट हरकत में आ चुकी थी। उन्होंने स्ट्राइक टीम की दिशा में फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये इशारा था कि एग्जिट प्लान शुरू किया जाए। स्ट्राइक फोर्स को वहां से जल्द निकलना था। गोलियों की बौछार और मोर्टार के धमाकों के बीच के वक्त का सही इस्तेमाल करके स्ट्राइक टीम वहां से निकलने में कामयाब रही। अब सुबह के 6:30 बज चुके थे। स्ट्राइक टीम बन अपने टारगेट पर कहर बरपा रही थी। मिशन का वक्त खत्म हो रहा था, निकलने का टाइम हो चुका था, लेकिन उनकी डायरेक्शन में पाकिस्तान की तरफ से जमकर फायरिंग हो रही थी। जवानों के कान के पास से गोलियां गुजर रही थीं, कभी दाएं कभी बाएं मोर्टार गिर रहे थे। तभी आदेश आया कि वहां से तुरंत निकलें। सभी जवान दुश्मनों की गोलियों को चकमा देते हुए वहां से निकलने लगे थे। सुबह 9 बजे तक दोनों टीमें हमले की जगह से निकल चुकी थी, लेकिन वो अब भी दुश्मन के इलाके में हैं। काफी सावधानी बरतते हुए टीम LOC की ओर चलती है। स्ट्राइक टीम 2 भारत में कदम रख चुकी है। फिर 29 सितंबर के 9:30 बज रहे थे। स्ट्राइक टीम 1 LOC पार करके कश्मीर घाटी में पहुंच चुकी थी। फिर सुबह 9:45 पर आर्मी हेडक्वार्टर को संदेश भेजा कि सभी टीमें सुरक्षित वापस आ चुकी हैं। फिर सुबह 9:50 पर आगे बढ़ते वक्त जोरदार धमाका होता है। पता चला कि एक जवान ने माइन पर पैर रख दिया है और धमाके से उसके पैर का एक हिस्सा उखड़ गया है। जवान का पैर बचाने के लिए तुरंत एयर लिफ्ट करना जरूरी था। मेजर अवनीश ने हेलीकॉप्टर मंगवाया। स्ट्राइक टीम 2 इवैक्यूएशन पॉइंट पर पहुंच गई। हेलीकॉप्टर से घायल जवान को ले जाया गया। जब पूरा भारत अपने बिस्तरों पर सो रहा था, जब हमारे वीर जवान अपने देश का बदला ले रहे थे, और जैसे ही भारत का जागने का टाइम हुआ, बदला पूरा हो चुका था और हमारे जवान अपनी सरजमी पर वापस आ चुके थे। फिर मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि 6 टारगेट पर कुल 38 से 40 आतंकी और पाकिस्तानी सेना के 2 सैनिक मारकर पैरा SF के कमांडो ने उरी का बदला ले लिया है। इसके बाद आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताती है। उस वक्त नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के रूप में इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने कहा कि यहाँ आतंकियों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि ऑपरेशन के बाद सभी जवानों की सुरक्षित वापसी जरूरी थी। यदि 100 आतंकी भी मारे जाते लेकिन कोई एक जवान भी वहां रह जाता तो यह मिशन विफल हो जाता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। यह कहानी मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके लाया हूँ। आपको हर समय की एक अपडेट सुनाई है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि सबको पता चल सके कि आज के दिन हमारे जवान कितना बड़ा काम करके आए थे और जिसकी वजह से हमारे भारत के जवानों का पूरी दुनिया लोहा मानने लगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।